एक्सरसाइज 13.3 ये देखो क्वेश्चन नंबर 1. An urn contained 5 red and 5 black balls. A ball is drawn random. ठीक है, a ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. एक बॉल आपने रैंडमली ड्रॉ किया, इसका कलर नोट किया और फिर आपने रिटर्न कर दिया इसमें वापस. 2 additional balls of the color drawn. 2 additional balls of the same color are drawn. नहीं, ऐसे सेम नहीं बोला. 2 additional balls of color drawn are put into the urn and then a ball is drawn at randomly. ठीक है, a ball is drawn. A ball is drawn at random. Color noted and returned. Return to the urn. ठीक है. 2 additional balls बनाओ इसको. 2 additional balls of color are put in the urn. आप समझे क्या ये क्या कह रहा है? And then a ball is drawn random. Then a ball is drawn random. थोड़ी सी लैंग्वेज को मिसगाइड कर रखा है. What is the probability that second ball is red? यानी बेस का क्वेश्चन ये लॉज ऑफ टोटल का है. What is यहाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी. सेकेंड बॉल कौन से कलर की होनी चाहिए? इज रेड. ठीक है, अब रेड कलर की बॉल हो सकती है जबकि पहले भी रेड कलर की बॉल हो और पहले रेड कलर की बॉल नहीं हो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 सेकेंड ड्रॉ में रेड कलर की बॉल निकालना जबकि फर्स्ट ड्रॉ में भी रेड कलर की बॉल आई हो, या फिर फर्स्ट ड्रॉ में R2 होना जबकि फर्स्ट ड्रॉ में रेड कलर की बॉल नहीं आई हो. हम जो सिंबल लेते हैं उससे पता चल जाता है. आप उनको जो है बोर्ड में एक एक चीज आपको सिस्टमेटिक लिखनी होती है तो आप बता दो. R2 इज द रेड कलर बॉल इन सेकेंड ड्रॉ. R1 इज द रेड कलर बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ. R1 बार रेड कलर की बॉल, नॉट द रेड कलर बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ. तो रेड कलर की बॉल नहीं है तो कौन से कलर की बॉल आई होगी? ब्लैक कलर की. तो उसको मैंने R1 लिख दिया. R1 बार. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 बाई R1. पहले जो इवेंट हुआ होगा उसको लिखिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 अपॉन R1 बार. अब ध्यान से सुनिए, पहले रेड कलर की बॉल निकालना 1/2. ये कह रहा है कि एक बॉल आपने निकाली, उसका कलर नोट कर दिया और वैसे ही 2 एडिशनल बॉल सेम कलर की आपने उसमें मिला दी. तो जब आपने रेड कलर की बॉल यहाँ पे चूज की, सेलेक्ट कर ली, तो अब रेड कलर की 2 बॉल और डाल दो. मतलब वो जो निकाली वो तो डालनी है, एडिशनल 2 और मिला दो. अब क्या हो गया? सैंपल स्पेस देखो यहाँ 7 रेड और 5 ब्लैक. अब रेड कलर की बॉल निकालना, कितना हो गया? 7/12. पहले रेड कलर की बॉल नहीं आई यानी ब्लैक आई तो कितना हो गया? 1/2. अब आपने 2 एडिशनल ब्लैक और मर्ज कर दी तो 7 ब्लैक और 5 रेड. अब रेड कलर की बॉल आना 5/12. तो 1/24 तो बाहर आ गया और ये कितना हो गया? 7 + 5 यानी 12/24 कितना? 1/2. ठीक है, तो लॉज ऑफ टोटल पे बेस्ड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2. अ बैग कंटेन. ठीक है, 2 बैग हैं, मैं आपको पढ़ देती हूँ फिर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. पहले आप लोग अटेम्प्ट करना. अ बैग कंटेन 4 रेड. यानी देखो एक बैग है उसमें 4 रेड 4 ब्लैक. अनदर बैग, ये बैग फर्स्ट, बैग सेकेंड. अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक. ठीक है, 2 ही बैग है. अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक. Another bag contains 2 red, 6 black. One of the 2 bags is selected at randomly and ball is drawn from the bag which is found to be of red. Find the probability. मतलब आपने क्या है, एक बैग randomly चूज किया
और उसमें से एक बॉल रैंडमली आपने पिक की, ड्रॉ किया, ठीक है, और वो रेड कलर की आती है, हमने एग्जाम्पल बनाया था ना ऐसा ही, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब लॉज ऑफ टोटल है या बेस है? हाँ, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, अपन लिखते क्या है बेस में, बाय बेस थ्योरम। बेस में लिखते क्या है बताओ? बेस थ्योरम में हम लोग लिखते क्या है? रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड क्या है? फर्स्ट बैग, हाँ, और गिवन क्या है? रेड कलर का आना, ठीक है। तो यहां क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट चूज करना और फिर उसमें से रेड कलर की बॉल का निकालना, ठीक है। नीचे आता है P ऑफ R, यानी बैग फर्स्ट में से भी आ सकता है वो, और बैग 2 में से भी रेड कलर की आ सकती है। बाय द लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हम नीचे का पूरा सैंपल स्पेस लिखते हैं, बैग 2 और बैग 2 में से रेड कलर की बॉल आना। बैग चूज करना, इक्वली लाइकली इवेंट्स है 1/2। रेड कलर की बॉल आना बैग फर्स्ट में से 4/8 यानी 1/2, सो 1/2 1/2 प्लस 1/2 बैग 2 चूज करना और फिर उसमें से रेड कलर की बॉल निकालना, कितना हो गया? 2/8 यानी 1/4। तो ये कैंसिल आउट, कितना हो गया? 1/1 प्लस 1/2 यानी 3/2, सो दिस इज इक्वल यस 2/3। समझ आ गया? तो इजी है ना। देखो नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें ना देखो आप बोर्ड में मेंशन कर दिया करें कि R1 का मतलब रेड कलर बॉल, रेड कलर बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ऐसे लिख दिया करें आप लोग, है ना। फर्स्ट ड्रॉ बेसिकली ऐसे लिखना होता है ना। फिर उसके बाद R2 का मतलब है रेड कलर बॉल, रेड कलर बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, ठीक है ना। ऐसे मेंशन क्या करो, वो कैसे समझेगा कि आप R1 क्या ले रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। Of the students in a college, it is not that 60% resides in a hostel and 40% are day scholar which are not residing in the hostel। तो हॉस्टल को मैंने मान लिया H। हॉस्टल में रहने वाले लोग कितने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60/100 यानी 6/10। और हॉस्टल में नहीं रहने वाले यानी डे स्कॉलर कितने हैं? 40% यानी 4/10। Previous year report that 30% of all students who reside in hostel attend grade A। A क्या है? Event that students attain grade A। grade A आना मैंने क्या मान लिया? इवेंट A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रेड ऑफ 20%, 30% स्टूडेंट्स जो हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनको ग्रेड A मिलता है। तो A/H कितना दे रखा है आपको? 30% यानी 3/10। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A और डे स्कॉलर को ग्रेड कितना मिलता है बोलो? 20% यानी 2/10। देखो हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं? 60%। और आउटसाइड कितने रहते हैं? विच आर नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, डे स्कॉलर्स यानी 40% यानी 4/10। अब A क्या है? ग्रेड A लाना। तो जो हॉस्टलर्स हैं वो ग्रेड कितना लाते हैं? 3/10। और जो इनकी प्रोबेबिलिटी, और जो डे स्कॉलर्स हैं उनको ग्रेड कितना मिलता है? 2/10, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द कॉलेज एंड अटेंड ए ग्रेड A। ये गिवन है। गिवन क्या है? A इवेंट, ये गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर। और रिक्वायर्ड क्या है? H। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टू द गिवन यानी H/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय ग्रेड A लाना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन A, और ग्रेड A जो है हॉस्टलर के साथ भी मिल सकती है आपको, एंड नॉन हॉस्टलर यानी डे स्कॉलर के साथ भी मिल सकती है। इस तरह से लिखना सीखे आप। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टलर चूज करना और उसमें से A/H डिवाइडेड बाय PH एंड PA/H प्लस PH बार एंड PA/H बार। डेटा पुट करिए 6/10 और A/H 3/10। यही नीचे भी लिख दो 6/10 3/10 प्लस 4/10 और A/H बार वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे 2/10
ये कैंसिल आउट करिए, डिनोमिनेटर सेम 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस कितना हो गया ये 26, कितना हो गया 9/13। नेक्स्ट बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 4। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guess. A student मतलब किसी मल्टीपल चॉइस टेस्ट में क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप के क्वेश्चन है, स्टूडेंट आइदर नोज या तो उसको पता है, जानता है वो उसका आंसर, या फिर वो गैस करता है। ठीक है, तो E1 क्या है, स्टूडेंट नोज, और E2 इवेंट क्या है, स्टूडेंट गैस। ठीक है, लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ही गेस द आंसर E2 कितना हो गया 1/4। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, E क्या है, आंसर करेक्ट। E क्या इवेंट मान लिया मैंने, आंसर करेक्ट होना, तो करेक्ट आंसर होना जबकि वो जानता है, और करेक्ट आंसर होना जबकि वो गैस करता है, कितना होगा, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट, गैस द आंसर, यानी ये कितना दे रखा है आपको 1/4। अच्छा, ये कितना होगा, करेक्ट आंसर जबकि ही नोज द आंसर, यस, जब उसको पता है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, जैसे मान लो ABCD 4 आपके ऑप्शंस गिवन है और उसको पता है डेफिनेटली A ही आंसर है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1, दिस इज द सर्टेन इवेंट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यानी E1, एंड आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट, यानी क्या E। रिवर्स हो गया ना, ये रिवर्स मतलब जो इवेंट पहले होता है वो निकलवाते हैं, जो बाद में होता है फाइनली कंक्लूजन वो आपको गिवन होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी करेक्ट होना, करेक्ट तब भी हो सकता है जब वो नोज यानी जानता हो, एंड करेक्ट तब भी हो सकता है जब ही गैस यानी E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले लिखो आप, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 ऐसे ही आप यहां लिखे, क्योंकि डेटा डालना तो बहुत इजी है, आप फॉर्मूले लिखना सीखो, E/E1 देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 3/4, है ना, और E/E1 1, फिर यहां कितना आएगा 3/4, वही लिख दो 3/4 इंटू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4, है ना, यहाँ E2 आएगा, और E/E2 वो भी 1/4 है। अच्छा, तो ये 4 ये हटा दो, तो 3 और 3 प्लस 1/4, कितना आंसर आ गया देखो 12, और 12/13, है ना, 12/13। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ठीक है, व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, 99% केसेस में तो इफेक्टिव है ये, यदि वाकई है तो 99% केसेस में डायग्नोसिस करेगी कि ये प्रॉब्लम है पेशेंट को। ठीक है, समझ में आ, 1% केसेस में क्या करेगी वो, प्रॉब्लम मतलब गलत आपको रिपोर्ट करेगी। ठीक है, हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट पर्सन टेस्टेड। ठीक है, मतलब इसने देखो एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपरली, क्या 0.5% का मतलब है 5/1000, 5/1000। If a healthy person is tested, then with the probability 0.5% the test will be imply he has the disease।
मतलब क्या कह रहा है, 100% जिससे भी डायग्नोसिस किया जाता है वो मशीन उसकी करेक्ट नहीं है। 99% केसेस में यदि किसी पेशेंट को, ठीक है, डिजीज है तो वो इनफैक्ट डिफेक्ट करेगी, लेकिन 1% केसेस में प्रॉब्लम है। अभी कह रहा है कि यदि पर्सन आपका हेल्दी है तब भी वो उसको क्या बताएगी कि डिजीज है ना। एंड 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, then what is the probability that a person has the disease and given that his test result is positive। तो पहले हम कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे E1 क्या है, the set of person who are healthy, पहले डेटा यहां से निकाल लेते हैं। E2 is the set of person who are disease, और A क्या है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव है ना। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन पर्सन इज डायग्नोस्ड। जब एक पर्सन को डायग्नोस किया जाता है तो उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। अच्छा, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज। उसको डिजीज होनी चाहिए, यानी E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये मुझे निकालना रिक्वायर्ड। और गिवन क्या है, गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी A, ठीक है। So by the base E2 intersection A upon probability of A किसके साथ हो सकता है, by the laws of total E2 and P A with E1 event, ठीक है। फिर यहाँ क्या आएगा, probability of E2 and probability of A by E2, सेम आप डिनोमिनेटर में भी लिखें, probability of E2 and probability of A by E2 plus similarly ऐसे लिखें, probability of E1 and probability of A by E1। probability of E2 यानी कितने परसेंट लोग डिजीज्ड हैं, बोलो कितने परसेंट, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। 0.1 यानी कितना हो गया, 0.1 डिजीज लोग कितने, 0.1%, 1/1000, ठीक है। अच्छा, डिजीज है और टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, कितने परसेंट, हाँ डिजीज है एंड 99%, तो कितना लिखूं मैं, 99/100 डिवाइडेड बाय, अच्छा यही एक चीज नीचे भी लिख दो आप, 99/100 प्लस PE1, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, यदि 0.1% आपके ये क्या है, हाँ तो 99.9%, तो कितना लिखूं, यदि 0.1% डिजीज है तो 99.9% हेल्दी है ना। E1 मतलब हेल्दी, तो 99.9 यानी 999/1000 इंटू A by E1 कितना गिवन है, 5%, 0.5%, 0.5% मतलब 5/1000। अच्छा काटे देखो, 1000 1000 1000, 100 काट दो और 5/10 कितना बचा, 1/2, तो कितना हो गया देखो, 99/99 प्लस 999 डिवाइडेड बाय 5/10 यानी by 2, कितना ऊपर गया, तो 198। यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो 99 ही आएगा, तो यहाँ आ गया 198 प्लस 999, सॉल्व कर लो तो 198 और ये कितना हो गया, 999 और 198, 7 18 19 और 10 1197 है ना। तो किससे कटेगा ये देखो, 9 से जाता है क्या, हाँ 9 से जाता है, तो 9 से आता है तो 22 और नीचे कितना 1
33, हाँ 133, ठीक है। 9 और 2 18 1 19 सकते हैं, ठीक है। तो 22/133 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 3 कॉइन्स। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में बताया था। देयर आर 3 कॉइन्स, वन कॉइन इज 2 हेडेड, वन कॉइन C1 यानी 2 हेडेड कॉइन C2, बायस्ड कॉइन थर्ड अनबायस्ड मतलब फेयर कॉइन। डबल हेडेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना हो गया 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो गया 0। बायस्ड कॉइन 75% टाइम हेड आता है भाई, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और फेयर हेड और टेल दोनों हाफ। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन रैंडमली, इट शोज हेड गिवन है, तो ये कहता है डबल हेडेड आना चाहिए, यानी C1 कॉइन होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड अपॉन गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन हेड, और हेड जो है वो C1 कॉइन के साथ भी आ सकता है। हेड कैन अपीयर्स विथ कॉइन 2 और हेड कैन कम्स विथ थर्ड कॉइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C1, ऐसे नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C3। कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और हेड आना 1, ऐसे नीचे लिखो 1/3 कॉमन ले लो 1। फिर C2 कॉइन, हाँ वो है ना 3, कितना आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। जरा सॉल्व कर लें तो 1/3 कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो गया 3/2 मतलब 6/4 प्लस 3/4, तो कितना हो गया 4/9। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, यानी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड। देखो 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, C मतलब कार, D मतलब ड्राइवर्स, एंड 6000 ट्रक, T यानी ट्रक और ड्राइवर्स आप मेंशन कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हैं E1 द नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स, E2 इज द इवेंट ऑफ कार ड्राइवर, E3 इज द इवेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। और A क्या है इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एक्सीडेंट रेस्पेक्टिवली, इनके साथ, यानी A बाय, ठीक है। इसको ले लेते हैं E1 इवेंट, इसको ले लेते हैं E2 और इसको ले लेते हैं E3 इवेंट, ठीक है। तो A/E1 कितना दे रखा है 0.01 यानी 1/100। A/E2 कितना हो गया 3/100, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 एक्सीडेंट होता है 15/100। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता दो 2000 अपॉन टोटल कितना है 6 and 12,000, तो कितना हो गया 2/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो 4/12। डिनोमिनेटर सेम रखे, कैलकुलेशन इजी रहती है वही। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000 अपॉन 12,000, तो 6/12। नाउ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट होना ये आपको गिवन है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट होना ये गिवन है, और स्कूटर ड्राइवर होना यानी E1 ये रिक्वायर्ड है। तो बाय द बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, ये कंडीशनल से लिखा, और एक्सीडेंट PA यानी E1 के साथ भी हो सकता है। बाय द लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी A कैन अकर्स विथ E2, देन A कैन अकर्स विथ E3 ऑल्सो। तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और फिर उसमें से A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एज इट इज नीचे भी A/E1
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कार ड्राइवर चूज करना, और जब कार ड्राइवर है तो उसके थ्रू एक्सीडेंट होना का प्रोबेबिलिटी, देन ट्रक ड्राइवर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। चलिए डेटा डाल दो, अब बहुत आसान है ये। 2/12 और 1/100, 2/12 1/100 प्लस 4/12 3/100, 6/12 और 15/100। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर दो तो 2/2 प्लस 12 प्लस 90, कितना आंसर? 1 प्लस 6 प्लस कितना हो गया 45, तो 1/7 52, 1/52। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स। ये वैसा ही है, 2 मशीन है ए और बी, ए एंड बी, ये 2 मशीन्स हैं। 60% आइटम ये प्रोड्यूस करती है एंड 40% आइटम ये प्रोड्यूस करती है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी वर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव जो है यानी डी, ये कितना है 2% और इसके थ्रू 1%। So probability of manufacturing by the machine A is 60%, 6/10. Probability of B 4/10. Defective by the machine A is 2%, 2/100. Defective by the machine B is 1%, 1/100. Now probability of क्या दे रहा है ये? Randomly आपने क्या है एक आइटम चूज किया और ये डिफेक्टिव मिला यानी ये गिवन है, तो ये कौन सी मशीन से आना चाहिए? मशीन बी से। By the base given required upon given, so probability of मशीन बी चूज करना और फिर उसमें से डिफेक्टिव निकलना, और डिफेक्टिव एज इट इज लिख दो ये तो, और डिफेक्टिव मशीन जो है ए से भी आ सकता है, PA एंड P D/A। डेटा डालिए, PB 4/10 और D/B यानी 1/100, 4/10 1/100, फिर ये PA 6/10 और D/A 2/100, कितना मिलेगा? 4 और 12, 1 प्लस 3, कितना आंसर? 1/4। चल नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक से पढ़ लो, समझ लो। The 2 groups are competing for the position on the board of directors of a corporations. The probability is that the first and second group will win. यानी 2 ग्रुप्स हम ले लेते हैं, देखें ये 2 ग्रुप्स हमने ले लिए, ग्रुप्स A एंड B, ठीक है। The probability is that the first and second group will win are, इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? ये 0.6 और इसके लिए दे रखा है 0.4, है ना। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, देखो E1 मान लेते हैं हम लोग, ग्रुप A विन, और E2 मान लेते हैं हम लोग ग्रुप B, ये विन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको दे रखा है 6/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आपको गिवन है 4/10। चलिए देखिए, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो मैंने मान लिया ए इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, introducing the new products, the probability of A by E1 and probability of A by E2, मतलब नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना बाय द ग्रुप A, कितना दे रखा है 0.7 यानी 7/10, और इसका कितना दे रखा है 0.3 यानी 3/10। समझ आया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज, मतलब find the probability that the new product introduced was by the second group, तो क्या निकालना है आपको? probability of E2 by A, मतलब इंट्रोड्यूस तो होना चाहिए और किसके थ्रू होना चाहिए? सेकेंड ग्रुप,
तो E2 by A, हाँ रिवर्स. न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस एंड दीज आर इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप. तो ग्रुप 2 यानी E2 और इंट्रोडक्शन होना इवेंट A, उसके बाद E2 इंटरसेक्शन A अपॉन PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A. और A मतलब इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट्स. न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो सकते हैं E2 ग्रुप B के कारण एंड A इंटरसेक्शन E1 ग्रुप A के कारण. तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा E1 एंड PA by E1. E1 नहीं है, E2 है. सेम इन डिनोमिनेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1. चलिए डेटा पुट कर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4 by 10, A by E2 3 by 10, 4 by 10, 3 by 10 प्लस PE1 6 by 10 और ये 7 by 10. कितना हो गया 12 42. हाँ तो कितना हो गया 12 by, हाँ तो कितना हो गया 6 से पहले ही काट दो ना, है ना. तो 2 by 9. नेक्स्ट 10. सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई, है ना. थ्रोइंग अ डाई ऐसे बनाया करो, इसको टी डायग्राम भी बोलते हैं. थ्रोइंग अ डाई. इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर 5 और 6 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 times. टॉसेस अ कॉइन 3 times. ठीक है. And if she gets 1, 2, 3, 4, she tosses a coin once. Coin once. Tosses coin once. ठीक है. And notes whether head or tail is obtained. एक डाई फेंका, पासे पे कितना आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर 5, 6 आता है तो उसी एक कॉइन को 3 बार फेंकती है, और 1, 2, 3, 4 आता है तो एक कॉइन को एक ही बार फेंकती है वो. ठीक है. और यहाँ कॉइन को 3 times. चलिए अभी कह रहा है कि अब जैसे कॉइन कर टॉस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इधर हेड और टेल. तो वो कह रहा है कि हेड और टेल जो भी आता है वो ऑब्जर्व करते हैं. इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड आना चाहिए, ये गिवन है आपको. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3, 4. तो E1 द इवेंट गेटिंग 5 और 6. E2 गेटिंग 1, 2, 3, 4. और A इवेंट क्या है? एग्जैक्ट 1 हेड यानी H. आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ 1, 2, 3, 4 दे रहा ना ये, E2 अपॉन A. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A कंडीशनल से लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A. फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A अपॉन हेड. तो देखो ये जो हेड है ना एग्जैक्ट 1 हेड, ये तो E2 के साथ भी हो सकता है, एंड हेड जो है वो E1 के साथ भी आ सकता है, E1 इवेंट के साथ भी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2. नाउ ऐसे नीचे लिखो PE2 A by E2, then probability of E1 and P A by E1. PE2 1, 2, 3, 4 by 6. A coin once A by E2, एक ही बार हेड आना 1 by 2. ऐसे ही 4 by 6, 1 by 2. PE1 2 by 6 और A by E1. तो अब एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर टोटल सैंपल स्पेस तो कितने होते हैं 8, और वो कह रहा है एग्जैक्ट 1 ही हेड आना चाहिए. तो कैसे लिखेंगे? 3 में से कोई सा भी एक प्लेस उस पे हेड आना है ना, एग्जैक्टली एक ही हेड. आप चाहें तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं HTT, है ना.
हाँ बोलो। और फिर H, अच्छा HTT, फिर यहाँ कितना हो गया TTH, फिर THT, है ना, 3 आ गए, 3, और फिर H 1/2 1/2 1/2, तो 1/8, ठीक है। तो 6 2, तो 4 4, और यहां से कितना बचा, ये 2 से 3/2, ठीक है। ऊपर चला गया 8, 8 + 3 11, 8/11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 रीड करती हूं मैं आपके लिए। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स, 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं ABC, है ना। मशीन ऐसे बना लिया करो आप, मशीन ऑपरेटर्स, 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं A, B and C, right? The first operator A produces 1% defective items, ठीक है, and where other 2 are 5% and 7%, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम्स, मशीन, ये जो मशीन ऑपरेटर है A, कितना 1%, 5%, 7%, और A क्या करता है 50% ऑफ द टाइम, ये इतने टाइम काम करता है, ये 30% काम करता है, और ये 20%, ठीक है। तो इसको तो हम E1 इवेंट मान लेते हैं, इसको E2, चाहे तो आप ABC भी मान सकते हैं, इसको E3, ठीक है। और डिफेक्टिव आइटम्स, इसको मान लेते हैं हम लोग इवेंट A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी 50%, यानी कितना हो गया 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो C मशीन ऑपरेटर है 2/10। डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 1/100, 1%, 1/100। A/E2 5%, 5/100। Probability of A/E3, yes 7/100, ठीक है। Now a defective item is produced, then find the probability it is produced by A। तो क्या लिखेंगे आप E1/A, ठीक है। तो वैसे ही लिखो, इतनी बार हम लोग लिख चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए। A यानी डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय E1 मशीन ऑपरेटर A, डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय E2 मशीन ऑपरेटर B, एंड डिफेक्टिव प्रोड्यूस्ड बाय E3 मशीन ऑपरेटर C। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो कितना E1, देन A/E1। ये फॉर्मूले लिखने के नंबर मिलते हैं, ऐसे ही नहीं कि सीधे सीधे आपने इतनी बार क्वेश्चन कर लिया तो अब डेटा डायरेक्टली चिपका दे, नहीं, ये लिखना पड़ता है। बोर्ड में हर स्टेप्स की क्या होती है मार्किंग। अब जब आप स्टेप्स ही नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स कहाँ डालेगा वो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे, वहां तो एक ही क्वेश्चन करना है तो थोड़ा ना आपको इतना बोरियत आएगी। यहाँ तो हम चूंकि पूरी एक्सरसाइज करिए इसलिए लग रहा है कि बार बार लिख रहे हैं ना। तो PE1 कितना हो गया 5/10 और 1/100 A/E1, 5/10 1/100, फिर 3/10 5/100 प्लस 2/10 7/100। सॉल्व कर दो तो 5 15 14, तो 5/20 30 34, 5/34। नेक्स्ट भी देखो 12 नंबर। A card from a pack of 52 cards is lost.
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, देखो क्या है 52 पैक्स हैं, है ना, और उसको क्या है मैंने काउंट किए फेस डाउन करके, तो मैंने ये देखा हाँ कि उसमें एक कार्ड गुम हो गया है ना, तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन and found to be both diamond, then find the probability that lost card is also diamond, है ना, ठीक है। A card from a pack of 52 cards is lost, a card, एक card, from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn, अच्छा, and found to be both diamonds, ठीक है, तो find the probability the lost card being a diamond, आई बात समझ में। तो E1 कौन सा इवेंट है, कैसे लिखेंगे, जो लॉस्ट कार्ड है, हाँ लॉस्ट कार्ड डायमंड, जो पहले ही गुम गया था, ठीक है, ये E1। नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स of the pack 2 cards are drawn and found to be both diamonds, इसको क्या मानूं मैं, बोलो। रिमेनिंग जो कार्ड है 51, उसमें से जब आपने 2 कार्ड्स और निकालें तो ये कैसे आना चाहिए, डायमंड, ठीक है, हाँ तो हाँ नहीं वो तो डेट आप फॉर्मूला तो बाद में बताना, मतलब ये लिखने में इंटरेस्ट नहीं आता है तुमको, तो ये सब करते हो नहीं करते हो, बोर्ड का मतलब आपको करना पड़ेगा ना, हाँ तो फिर ये सब आप मेंशन नहीं करोगे क्या, हाँ तो बोलो, चलो तुम ही से पूछते हैं, बताओ, मतलब सीधे सीधे आपने डेटा डाल के आंसर निकाले थोड़ा ना होता है आपको, हाँ तो रिमेनिंग 51 कार्ड में से अब कितना निकालना है, गिवन क्या है आपको, 2 कार्ड्स ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, ठीक है। E2 ड्रॉन कार्ड डायमंड बनाओ, चलो ऐसे सिस्टमेटिक करके बनाओ, ये सब सिस्टमेटिक फॉर्मूला वगैरह, कई बार हम बच्चे देखते हैं कि बच्चों को देखते लिखते ही नहीं है कुछ, डेटा रफ में लिखा और ऐसे बोर्ड में नहीं होगा ना, करो मैं चेक करती हूँ, लिखो। सो E1 क्या है, जो पहले आपका एक कार्ड निकल गया वो डायमंड का होना, E1 देखो जो एक कार्ड मिसिंग है वो आपको तो पता ही नहीं है वो क्या है, आपने सारे कार्ड 51 थोड़े ना आपने चेक किए, तो हो सकता है जो मिसिंग कार्ड है वो डायमंड हो, और हो सकता है मिसिंग कार्ड डायमंड नहीं हो, ठीक है। तो E1 लॉस्ट कार्ड डायमंड, और आप ऐसे E1 बार क्या हो जाएगा, E1 बार लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड। अब जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं 51, उसमें से इन्होंने 2 कार्ड ड्रॉ किए, ड्रॉन कार्ड डायमंड्स बोथ, तो अभी क्या बोल रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है आपसे, बताओ कि दोनों जो कार्ड आपने ड्रॉ किए वो डायमंड होने चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये तो गिवन है, जबकि लॉस्ट कार्ड भी क्या था, डायमंड, यानी E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब E2 जो है ये तब हो सकता है जब पहले E1 यानी लॉस्ट कार्ड डायमंड हो, या अब जो तुमने 2 कार्ड निकाले हैं वो डायमंड है जबकि पहले डायमंड गुम ना हुआ हो, मिसिंग कार्ड यानी लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, बोलो समझे क्या, या तो मिसिंग कार्ड डायमंड होना, तो फिर बाद में जो आपने रिमेनिंग 51 में से 2 कार्ड्स निकाले वो डायमंड होना, या मिसिंग कार्ड डायमंड नहीं होना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऐसे लिखना सीखो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1 डिवाइडेड बाय PE1 एंड PE2 बाय E1 प्लस PE1 बार एंड PE2 बाय E1 बार है ये, ठीक है। अच्छा PE1
लॉस का डायमंड, डायमंड कितने होते हैं 13, तो 13/52। अब कितने डायमंड बचे 12, 12 में से 2 डायमंड निकालना है ना, तो 12C2 अपॉन 51C2 डिवाइडेड बाय 13/52 एंड 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2 प्लस पहले डायमंड नहीं होना तो 39 अपॉन 52। अब आपके पास डायमंड तो 13 ही बचेंगे क्योंकि पहले गुमा ही नहीं था, लॉस्ट ही नहीं हुआ था, तो डायमंड तो 13 ही है, लेकिन टोटल कितने हैं 51, तो कितना आएगा 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। तो कटता है ये, तो काटो, डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है। यहाँ कितना आएगा 13, 12C2 कितना होता है 66, क्यों भाई NC2 कितना होता है, ये होता है n(n-1/2), तो 13 × 66 प्लस 39, और 13C2 कितना होता है 13C2 13 × 12/2 यानी 78। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो 13 × 6, ताकि जो और कटता है वो भी काटेंगे, 13 ये 13 और ये वाला 13 भी हटा दो। 6 भी जाता है क्या, 6 भी कटता है क्या, देखो है ना, तो 6 तो 11 और यहाँ से 39 और यहाँ से 11, तो 11 0 कितना हो गया 60, 50, 11/50 है ना, और नहीं कटेगा, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी दैट A स्पीक्स ट्रूथ, A स्पीक्स ट्रूथ 4/5 और ट्रूथ नहीं बोलना 1/5। A coin tossed, A report that head appears। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, उसमें डाई वाला था जो मैंने करवाया था एग्जाम्पल में, और इसमें कॉइन वाला। तो ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 और सही नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5। A reports that head appears, find the probability that actually there was head, है ना। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, H मान लो, head appears, और R मान लो रिपोर्ट्स, रिपोर्ट करना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देख एक्चुअली हेड ही आना चाहिए H, और रिपोर्ट करना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन R, और रिपोर्ट करना जबकि वाकई हेड आया हो, और हेड रिपोर्ट करना जबकि हेड नहीं आया हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R/H, ऐसे ही आप यहां लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट दैट हेड कम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आना लेकिन रिपोर्ट करना कि हेड आया है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आना और रिपोर्ट करना, उसने रिपोर्ट क्या किया भाई, उसने रिपोर्ट किया कि हेड आना, इसका मतलब सही बोल रहा है वो, तो कितना लिखूं मैं 4/5, 1/2 4/5, हेड नहीं आना 1/2 मतलब टेल आना। अच्छा हेड नहीं आया लेकिन रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया है, तो झूठ बोल रहा है 1/5, तो कितना आ गया 4 + 1 5, 4/5। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का। A and B आर द 2 इवेंट्स, A and B are 2 events such that A is a subset of B and probability of B is not equal to 0, कुछ ना कुछ उसमें फेवरेबल एलिमेंट्स हैं, then which of the following is correct? ऑप्शन A 1/1 चेक करते हैं हम, A/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी is equals to probability of A intersection B upon probability of B। अब सुनो
ए बी का सबसेट है। यदि ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, तो ए उसका सबसेट है। यानी कि मैं ए और बी का इंटरसेक्शन पोर्शन लूं तो क्या आ जाएगा, ए स्मॉल। कॉमन पोर्शन दोनों में कौन सा, ए, बी तो बड़ा है इसलिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, पी ए अपॉन पी बी, है ना। तो आपका ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, विच इज गिवन इज पी बी बाई पी। अब बी और सी तो एक ही तरह के ऑप्शन है। बी में दे रखा है पी ए बाई बी लेस देन पी ए, और सी में दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। तो चलो देखते हैं, पी ए बाई बी कितना आया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ए जो है ना, ए बी से छोटा है, सबसेट है ना, इक्वालिटी नहीं है। तो जो ये पी ए है, पी ए, हाँ क्या हो गया, हाँ, तो 1 के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है ना वो, है ना। तो मुझे पी ए बाई पी बी देखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो पी ए है ये 0 से तो बड़ा होगा, और सैंपल स्पेस से, अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिखूं थोड़ी देर के लिए, एन ए अपॉन एन बी, मतलब पी ए अपॉन टोटल कितना होता है जो भी है ना, ये कार्डिनल नंबर के फॉर्म में भी लिखते हैं ना। तो पी ए जो है वो कितना होना चाहिए, इसको मैं ऐसे लिखूं एन ए, और यहां लिखूं एन एस। फिर मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, पी ए अपॉन पी बी जो है, पी ए और पी बी मुझे प्रूफ करना है। देखो बी में तो दे रखा है, ये बी में दे रखा है पी ए बाई बी लेस देन पी ए, और पी ए बाई बी सी में गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ए। ठीक है, ये गिवन है। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल आउट हो गया, डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो दोनों अगर ये भी रॉन्ग हो गए तो फिर डी आंसर आएगा। तो है ना, पी ए जो है वो पी बी से कम है ना, अटेम्प्ट करना। तो देखो इसको ऐसे बना लो, जैसे ये एन ए है, ये पी ए जो है, पी ए जो आपका है वो तो 1 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी बी उससे भी बड़ा है। तो जो पी बी है, पी बी, वो क्या लिखा जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 पी बी। 1 भी तो हो सकता है, पूरा सैंपल स्पेस यही ले ले, पी ए तो नहीं हो सकता 1, पी ए इज नॉट इक्वल टू 1, यही 1 ले लेगा तो फिर पी बी तो उससे भी बड़ा है, तो 1 से बड़ा थोड़ा ना जाएगी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 1 अपॉन पी बी कितना हो गया फिर, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पी ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसे पॉजिटिव नंबर प्रोबेबिलिटी है वो, दोनों साइड पी ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ए अपॉन पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, है ना। तो यहां पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, एंड पी ए अपॉन पी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। सो ये और ये कनेक्ट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, है ना। आई बात समझ में, सी आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सो ये एक्सरसाइज 13.3 बेस्ड ऑन लॉज ऑफ टोटल और बेस्ड ऑन लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, रैंडम वेरिएबल। चलो।